दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसको शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नोट। तो अब नोट क्या होती है, तो नोट जो है वो जहाज़ों के चाल की एक इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए इसके सामने दिया गया है जहाज़ों के चाल की माप, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील क्या होता है, तो दोस्तों नॉटिकल मील जो है वो समुद्र में 9 वहनों में दूरी की इकाई होती है। ठीक है, तो ये भी आपको सही दिया गया है, 9 संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के माप के लिए जो है हम एंगस्ट्रॉम का यूज़ लेते हैं। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर के बराबर। क्लियर है ये भी चीज़। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। तो अब देखिए प्रकाश वर्ष के सामने आपको दिया गया है समय के मापन की इकाई। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन थोड़ा सा आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है यही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। अब देखिए ऐसा क्यों, तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो समय के मापन की इकाई नहीं है, जबकि ये जो है क्या है, तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकता है। ये कोर्स हैं आपके अशोका एनडीए और लक्ष्य एनडीए। इन दोनों कोर्सेज़ में आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एनडीए एग्ज़ाम को आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपकी क्लासेस यहाँ पर ली जाएगी। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए एनरोल करना चाहते हो तो दोस्तों सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको चूज़ कोर्स का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो कोर्स में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पर ऊपर क्लिक करना होगा और वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करेंगे आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके साथ ही आप लोग मुझे भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए क्या क्या एसआई यूनिट दी गई है आपको। तो कार्य के सामने आपको दिया गया है जूल। हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य की एसआई यूनिट जो है वो जूल है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको बल, न्यूटन। तो बल के भी जो है एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही दिया गया है। थर्ड आपको दिया गया है मास, यानी कि द्रव्यमान, और इसका भी आपका जो एसआई यूनिट होता है ये किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रेशर, यानी कि दाब, और दाब की इकाई जो है आपको यहाँ पर दी गई है डाइन। ठीक है, यानी कि एसआई यूनिट जो कि डाइन दी गई है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दाब की एसआई यूनिट जो है वो डाइन नहीं होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी, यानी कि भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वाट प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, थर्ड ऑप्शन न्यूटन प्रति केल्विन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पास्कल प्रति केल्विन। तो देखिए यहाँ पर जो है बात आई है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की, यानी कि हीट कैपेसिटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का जो ताप होता है उसको हम यदि 1 डिग्री तक बढ़ाना चाहें तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, ठीक है। और इसकी जो क्षमता का मात्रक होता है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का जो मात्रक होता है, ये आपका होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पवन चक्की यानी कि जो टरबाइन होता है वो इनमें से कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय ऊर्जा। तो देखिए पवन चक्की जो होती है वो वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, ठीक है। यानी कि वायु की जो गतिज ऊर्जा होगी उसको यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देती है पवन चक्की। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि पवन चक्की जो होती है उससे टरबाइन चला करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि हु रेंडर्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी बार आ चुका है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को काफ़ी बार करवा के भी रखा है। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है ये है क्या। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और साथ ही उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपका हो जाएगा F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। यहाँ जी क्या है, तो दोस्तों जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, तो काफ़ी बार जो है जी की वैल्यू भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। ये होती है आपकी यहाँ पे जी की वैल्यू, ये भी आपको याद रखनी है। और अब बात आती है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के द्वारा जो है ये नियम दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को इसको लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिट्टी का तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि घनत्व जो है वो पानी के घनत्व के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी का तेल जो है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि जो डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। तो द्रवों को क्या होता है कि गर्म करने पर उनके आयतन में जो है वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में जो है कमी होती है, ठीक है। लेकिन समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी का तेल जो है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7,
और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंडुलम जो कि घड़ी होती है वो तीव्र गति से चल सकती है, ठीक है। यानी कि पेंडुलम क्लॉक क्लाउड मूव फास्टर ड्यूरिंग समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, ड्यूरिंग विंटर यानी कि शीतकाल में, ड्यूरिंग स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु में, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। तो यहाँ पर देखिए पेंडुलम घड़ी जो है वो तीव्र गति से कब चलेगी, तो ये जो है आपके शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी। इसके पीछे का कारण क्या है तो कारण ये है कि गर्मियों में क्या होता है कि पेंडुलम घड़ी जो है उसके लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो इसका जो है आवर्तकाल जो होता है वो भी बढ़ जाता है। इस कारण से घड़ी जो है वो सुस्त पड़ जाती है यानी कि धीमी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे कि उसका आवर्तकाल भी कम होगा। जब आवर्तकाल कम होगा तो लोलक जो है वो घड़ी जो है वो तेज़ी से चलेगी, ठीक है। और आवर्तकाल बराबर टी बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो आवर्तकाल टी बराबर जो है क्या हो जाएगा आपका, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ एल क्या है, तो एल जो है ये लंबाई होती है, प्रभावकारी लंबाई, और जी जो है ये क्या होता है, तो जी जो है ये आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब आदिक्य के अनुक्रमानुपाती होता है उसकी, ठीक है। तो कोई भी द्रव है समझ लीजिए, उसकी जो गोलीय बूंद के भीतर का जो दाब आधिक्य है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन दिए गए हैं त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या के वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी त्रिज्या के व्युत्क्रम के, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिज्या के घन के। तो यहाँ पर देखिए दाब आधिक्य बराबर क्या हो जाएगा, तो दाब आधिक्य P बराबर हो जाएगा आपका 2T/R। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है साइंस के चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका P = 2T/R। तो देखिए दाब बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दाब बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ त्रिज्या, ठीक है, यानी कि रेडियस। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इन्वर्स ऑफ रेडियस, यानी कि त्रिज्या के व्युत्क्रम के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस वीडियो में करवा रहा हूँ सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको इस वीडियो को नहीं करना है। और एंड में जो है आपको इसके आंसर्स कमेंट करने हैं, यानी कि आपने जो है स्कोर कितना किया है ये कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और साथ ही में नोट्स तैयार करते रहिएगा भाई लोग, क्योंकि काफ़ी कम टाइम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बचा है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि परम शून्य ताप वह स्थिति होती है जिस पर, ठीक है। तो परम शून्य ताप की बात आई है, तो परम शून्य ताप भाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परम शून्य ताप पर जो है गैसों में आणविक गति जो होती है वो घटने लगती है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली भाषा में आपको समझाऊं कि परम शून्य ताप है क्या, तो परम शून्य ताप वह ताप होता है जिस पर निकाय यानी कि जो गैस वगैरह होते हैं उनके अणुओं की गति जो होती है वो न्यूनतम यानी कि लगभग 0 हो जाती है, ठीक है। और इस ताप पर जो है अणुओं की जो ऊर्जा होगी वो भी कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि न्यूनतम हो जाती है। और इसके फलस्वरूप होता क्या है, ठीक है, तो उनकी आणविक गति जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि घटने लग जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जो है वो इससे कम ठंडे में नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा कम ठंडे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आणविक गति जो है घटने लग जाती है, ठीक है। और व्यवहार में देखिए इससे कम ताप जो है वो संभव भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए हमें बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए जो कि आपको दिया गया है, गैसों में आणविक गति घटने लगती है, ठीक है। तो परम शून्य ताप भी जो है वही स्थिति है जब गैसों में आणविक गति घटने लगती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला और क्या समझाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपके लिए। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी है, यानी कि वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर। तो वाई ग्रुप एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट,
या फिर माइक्रोवेव। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें। तो देखिए दूर संचार हेतु जो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों का। और देखिए वर्तमान में क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में इन किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में जो है ऑप्टिकल फाइबर में इन किरणों का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि सोनार में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोनार में हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रेडियो तरंगों का, ऑप्शन नंबर बी ऑडिबल साउंड वेव्स यानी कि श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवश्रव्य तरंगों का। तो देखिए सोनार, सबसे पहले बात करते हैं सोनार की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये होता है सोनार का फुल फॉर्म। और सोनार में जो है वो पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगों का। इसके द्वारा किया क्या जाता है, यानी कि इसका यूज़ क्या होता है? तो देखिए पराश्रव्य तरंगों के द्वारा जो है हम समुद्र की अधिक गहराइयों में जो डूबी हुई वस्तुएं होती है उनका प्रयोग लगाते हैं, ठीक है। और सोनार का प्रयोग जो है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, ये भी काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया, ठीक है, यानी कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया, यानी कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नील बोर, दूसरा ऑप्शन क्रिश्चियन हाइगेंस, थर्ड ऑप्शन दिया गया है जे थॉमसन, या फिर फोर्थ ऑप्शन माइकल फेराडे। तो देखिए प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये दिया गया था क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन हाइगेंस। तो चलिए दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों नील बोर नाम आया है, तो नील बोर के द्वारा परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। जे थॉमसन की बात आई है, तो जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे के द्वारा जो है वो विद्युत के अपघटन का नियम दिया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारे ऑप्शंस भी जो है क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शंस दिए गए हैं एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फाइग्नोमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था, ठीक है। क्लियर है? अब एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर जो है वो हवा की शक्ति मापने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। उसके अलावा देखिए वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसके मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर को हम लोग यूज़ में लेते हैं, ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि केल्विन मापन में, ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो क्या होता है। केल्विन में आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका सामान्य ताप कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 280, 290, 300 और 310। तो चलिए सारे पैमानों पर मैं आपके मान क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप होगा केल्विन में, ये आपका कितना होगा? तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये आपकी होती है 310.15 डिग्री, ये होती है आपकी केल्विन में, ठीक है। इसको हम लोग केल्विन बोलते हैं। ये हो गया 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में जो है आपका हो जाएगा 98.6,
ठीक है, ये आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। और अगर बात की जाए कि सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और साथ ही जो है कभी कभी आपका र्यूमर में भी पूछ लिया जाता है, तो र्यूमर में आपका हो जाएगा 29.6। ठीक है, 29.6 डिग्री ये आपका हो जाएगा र्यूमर में। क्लियर है, सारे क्लियर हो गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन पे जो है मनुष्य का शरीर तापमान होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है वो तार के प्रतिरोध के ऊपर प्रभाव डालता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या फिर सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि सभी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएंगे, क्योंकि चालक के तार की लंबाई पर चालक के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सारे ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आज का एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम, ठीक है, यानी कि कौन सा बिंदु है जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको राइट आंसर क्या होगा इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एंड टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। थ्योरी में जो भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से जो है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अगर स्किप किया है आप लोगों ने तो स्किप मत कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।